नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय हलचलों पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चीन की मेजबानी में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर एस जयशंकर का जोर। भारत ने उठाया विश्व आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और विश्वसनीयता का सवाल। दुनिया की नई उम्मीद भारत। गुजरात में युवा शिविर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन। युवाओं को दिए संस्कार के 6 अर्थ। कहा अपनी सफलता को दूसरों के कल्याण में लगाएं। सुप्रीम कोर्ट का ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट को कोई आदेश जारी नहीं करने का निर्देश। कल होगी आगे की सुनवाई। वाराणसी अदालत को सौंपी गई मामले में सर्वेक्षण रिपोर्ट। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए इसी सत्र से होंगी सीयूईटी। आवेदन प्रक्रिया जारी। जुलाई के तीसरे सप्ताह में परीक्षा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे प्रश्न पत्र। और असम में 29 जिलों के 7 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव का काम जारी। केरल में मूसलाधार बारिश की संभावना। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और हेडलाइंस के बाद वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही। कांग्रेस से 3 पीढ़ियों के और करीब 50 साल पुराने रिश्ते को अलविदा कहने वाले पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जाखड़ ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। पीठ ने सिद्धू को दी गई सजा के मुद्दे पर पीड़ित परिवार की दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए आजम खान को जमानत दे दी। आजम खान जमीन हथियाने सहित कई दूसरे मामलों में सीतापुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले के त्वरित निस्तारण के लिए 1 सितंबर से 5 राज्यों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया है। लंबित मुकदमों को देखते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत इन राज्यों में विशेष अदालतें गठित की जाएंगी। उद्योगपति रतन टाटा और टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शापूरजी पालुंजी समूह की याचिका को खारिज करने का स्वागत किया। एसपी समूह ने अपनी याचिका में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के कार्यकारी चेयरमैन पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के निर्णय को बरकरार रखने वाले फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया था। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में यूएपीए के तहत लगाए गए आरोप समेत सभी आरोपों को स्वीकार करने वाले नेता यासिन मलिक को दोषी ठहराया। अदालत ने सजा पर दलीलों के लिए मामले की सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है। मथुरा की एक अदालत ने वो याचिका स्वीकार कर ली है जिसमें शाही ईदगाह को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि ईदगाह का निर्माण केशवदेव मंदिर की जमीन पर किया गया जो भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है। कृष्ण जन्मभूमि परिसर 13.37 एकड़ क्षेत्र में फैला है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2364 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 228 की कमी भी दर्ज की गई। उत्तर कोरिया में कोविड के संदिग्ध लक्षणों वाले 2,62,270 नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमण के करीब 20 लाख संदिग्ध मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद लगाई गई पाबंदियों में चीन अब धीरे धीरे ढील दे रहा है। शंघाई में रविवार से 20 मेट्रो लाइन में से 4 को फिर से शुरू किया जाएगा। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। चीन की मेजबानी में यह बैठक आयोजित की गई। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपूर्ति श्रृंखला सहित कई मुद्दों को उठाया जो ब्रिक्स देशों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। खासकर भारत की तरफ से कोविड
और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ऊर्जा, खाद्य सामग्री और सामानों की आपूर्ति में आने वाले बाधाओं को उठाया गया। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच मतभेद के मुद्दों को हल करने की वकालत की ताकि दुनिया के नवनिर्माण में ये पांचों देश मददगार साबित हो सकें। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में भी ब्रिक्स के सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक का लक्ष्य 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारी करना है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पंडोर, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्ब्रेटो, फ्रैंको फ्रेका और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भाग लिया। भारत ने जनवरी 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन को सौंपी थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक, और हमने देखा कि किस तरह से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपसी सहयोग के मुद्दे को उठाया है ब्रिक्स के अंदर ही, और हम जान रहे हैं कि 14वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी तैयारियों के रूप में इसको देखा जाता है। फिलहाल क्या एजेंडा आगे आने को लेकर अब दिखाई दे रहा है इस बैठक के बाद? देखिए प्रीति, ये ब्रिक्स का जो आज विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वर्चुअल तरीके से, वो 2 दौर में हुआ। पहले तो ब्रिक्स देशों, जो 5 ब्रिक्स देश हैं, उनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, और उसके अलावा चीन चूंकि इसका आयोजक और अध्यक्षता कर रहा था, इसलिए चीन ने कुछ अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के देशों को के विदेश मंत्रियों को बुलाया था। तो उन लोगों के साथ ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक थी, और अभी वो दूसरे दौर की बैठक खत्म हुई है। देखिए, भारत की तरफ से जो खास तौर पे ये बात उठाई जा रही है ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में, वो निश्चित तौर पे एक जो आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल है, जो एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सवाल है, और उसके अलावा जो कोविड के बाद जो आपूर्ति श्रृंखला में जो व्यवधान पैदा हुआ है, उससे जो उभरी समस्याएं हैं, उसका सवाल, तो उसके सवाल को बहुत जोरदार तरीके से उठाया गया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देखिए, ब्रिक्स के सारे देश जो है, 5 देश, वो इस बात को मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाए, लेकिन सिर्फ लिखित तौर पे इस बात को कहने से नहीं होगा, उसकी पूरी तरह से उसका पालन करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला है, उस पर सारे ब्रिक्स देशों को इस पर पूरी तरह ध्यान देना होगा और अपनी तरफ से अमल करना होगा। तो कह सकते हैं कि काफ़ी एक साफ गोई के साथ भारत की तरफ से ये बात रखी गई। दूसरी बात यह, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो कोरोना के बाद और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो एक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आती जैसी दिख रही है, जो एक खाद्य सामग्रियों की जो कमी दिखाई पड़ रही है, जो उसके अलावा सभी देशों में जो खाद्य सामग्रियों के जो दाम बढ़ गए, वो सारे दाम, तो उसमें भी जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इन 5 देशों को मिलकर एक ऐसा संतुलन स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करना चाहिए, ताकि जो एक आपूर्ति श्रृंखला है उसको विश्वस्त बनाया जाए और उसमें कोई बाधा ना आए, इस बात के लिए ख्याल रखना चाहिए। और जो एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बात है, देखिए सारे विश्व ब्रिक्स के जो शिखर सम्मेलन होते हैं उसमें हर बार ये बात की जाती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सुधार हो, लेकिन उस पर अमल करने की जब बात आती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो ये बात उठाने की बात आती है, उसकी पूरी प्रक्रिया को चलाने की बात आती है, तो उसमें कुछ देश खास करके चीन पीछे हट जाता है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर लिखित तौर पे केवल बात करनी है तो इसका कोई मतलब नहीं है, जो बातें लिखी गई हैं उस पर अमल करने का समय आ गया है। तो काफी साफगोई से आज ब्रिक्स जो विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से ये बातें की गई, और ये माना यह जा रहा है कि अगला जब शिखर सम्मेलन होगा जिसका आयोजन चीन करेगा, देखने वाली बात होगी कि वर्चुअल तरीके से हो पाता है, क्योंकि कोविड के कारण चीन में भी काफी समस्याएं अभी हैं, या वो फिजिकली सब लोग मिलकर करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो एक दुनिया में संतुलन बनाने का यह जो एक केंद्र बना था, वह केंद्र बना रहे और उसमें कोई बाधा ना आए, इसके लिए जो आगामी शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का, उसमें काफी साफगोई से ये बातें उठाई जाएंगी। इसके संकेत आज विदेश मंत्रियों की बैठक में मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपडेट को, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी और वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच एक सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका का जिक्र किया और कहा कि देश आज दुनिया की नई उम्मीद के रूप में उभरा है। गुजरात के वडोदरा शहर में कुंडल धाम स्थित स्वामीनारायण मंदिर और करेली बाग के स्वामीनारायण मंदिर की तरफ से आयोजित युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, और कहा कि वो एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुटे हैं जिसकी पहचान नई हो, जो भविष्य की ओर देखता हो लेकिन परंपराएं प्राचीन हो। नए भारत के निर्माण के लिए
सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, आधुनिक हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन मजबूत नींव से जुड़ी हुई हो। यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालयों को वैचारिक लड़ाई का मैदान नहीं बनना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित सेमिनार स्वराज से नव भारत तक भारत के विचारों का पुनर्अवलोकन पर अपने विचार रखते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारी स्वराज की कल्पना में स्व शब्द का बहुत महत्व है। स्वराज की व्याख्या में देश का सर्वोच्च विचार सबसे पहले आ जाता है। अमित शाह ने कहा कि स्वराज की संपूर्ण कल्पना ही न्यू इंडिया का विचार है। युवा आइडियोलॉजी में संघर्ष की जगह, लड़ाई की जगह विमर्श को स्थान दें। जो श्रेष्ठ है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। हम क्यों चिंता करें? एक बार विमर्श करें, एक बार चर्चा करें। समय की कसौटी पर जो खरा उतरेगा वही बाहर आएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 49वें IFTDO वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में आए देश विदेश के सभी लोग अपने अनुभव साझा करेंगे और सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के व्यक्तित्व का विकास होगा और कार्य पद्धति सहित जो कार्य बल है उसमें भी वृद्धि होगी। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष के साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। नौजवान हो, श्रमिक हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला नौजवान हो, उसकी कार्य संस्कृति में एक व्यापक परिवर्तन भारत में हुआ है। अब हमारा आने वाली पीढ़ी का नौजवान एक अद्भुत रूप से नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए इनोवेशन के साथ, नई सोच के साथ आज भारत में भी नेतृत्व कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में दीवानी अदालत से ज्ञानवापी मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। पीठ को वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दीवानी मामले में हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से पेश होने वाले मुख्य अधिवक्ता अस्वस्थ हैं। उन्होंने अदालत से शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है। इतना कंसर्न था कि ट्रायल कोर्ट में भी आज ये केस लगा हुआ है और साइमल्टेनियसली 2 प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती हैं, इसलिए तभी मैंने अंडरटेकिंग दी कि ट्रायल कोर्ट इसमें कल तक के लिए हम उसको प्रेस नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट आगे बढ़ेगा। कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपना पक्ष रख देंगे, सारी बातें रख देंगे, जब सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फाइनल जजमेंट सुना देगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देगा उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के लिए अदालत की ओर से गठित आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। 14, 15 और 16 मई को किए गए सर्वेक्षण कार्य की रिपोर्ट जिला सिविल अदालत में पेश की गई। सर्वेक्षण रिपोर्ट में परिसर की 1500 फोटो और 32 GB की 8 मेमोरी चिप्स हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। हालांकि इन पर विचार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में सहकारी संघीय ढांचा है। पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां हैं, लेकिन परिषद को एक व्यवहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 246A के मुताबिक संसद और राज्य विधायिका के पास कराधान के मामलों पर कानून बनाने की एक समान शक्तियां हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक विचार विमर्श का नतीजा होती हैं। इस साल से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए यूजीसी ने साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने का फैसला किया है। यह फैसला तब आया है जब हफ्तों पहले यूजीसी प्रमुख ने ऐलान किया था कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए CUET के अंक अनिवार्य होंगे, ना कि 12वीं कक्षा के अंक, और केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने न्यूनतम पात्रता मानदंड तय कर सकते हैं। अकादमिक सत्र 2022 से पीजी दाखिलों के लिए भी CUET आयोजित होगी। परीक्षा जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी और आवेदन प्रक्रिया आज शुरू हो गई है।
18 जून को आवेदन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। CUET स्नातक के लिए अब तक करीब 11 लाख उम्मीदवारों ने 10.46 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। CUET UG के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख 22 मई है। CUET एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और पहले बार हम सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में PG प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ये चालू किया और ये एग्ज़ाम जुलाई लास्ट वीक में होगा और आज से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ। NTA कंडक्ट करेगा ये एग्ज़ाम को। अब एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ये 2 सेशन होगा, मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन में लोग लिख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होगा ये पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष के साथ कई सांसदों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने 3 मूर्ति परिसर में निर्मित संग्रहालय के दोनों ब्लॉक में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन की झलक के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का अवलोकन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग देश की प्रमुख विरासतों में से एक है जो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह और नई स्फूर्ति को जोड़ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान किसानों की मांगे, BBMB में पंजाब की नुमाइंदगी, सरहद पर ड्रोन रोकने, बासमती पर MSP, बॉर्डर इलाकों और पंजाब में सुरक्षा के मामलों पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने चिकित्सकों, नर्स और परा चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि NELS पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि उनकी पार्टी विभिन्न राज्यों में परिवारवादी पार्टियों से लड़ रही है। वंशवादी राजनीतिक दलों के खतरे पर नेशनल सेमिनार में उन्होंने कहा कि इन पार्टियों का कोई लक्ष्य नहीं होता। राज्यसभा उपचुनाव की बात करें तो इसके लिए JDU प्रत्याशी अनिल हेगड़े ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधानसभा की गैलरी के सौंदर्यीकरण के कार्यों और विधान भवन में नेशनल ई-विधान केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही विधानमंडल की कार्यवाही को पेपरलेस कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत बायो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को लाभ होगा और प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिवनी और नीमच के जिला पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, पेयजल और अन्य समाज कल्याण योजनाओं जैसे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई घर घर राशन पहुंचाने की योजना को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि घर घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी सरकारी ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से अपने उत्पादों को सरकारी विभागों और उद्यमों को बेच सकेंगे। इसके लिए GEM, CSC और भारतीय डाक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट से भारतीय चाय उद्योग में उम्मीद जगी है। श्रीलंका
300 मिलियन किलो चाय बनाता है, जिसका ज्यादातर निर्यात अमेरिका, यूरोप के देशों में होता है। आर्थिक संकट के चलते निर्यातक अब भारत की तरफ अपना रुख करेंगे। त्रिपुरा के अगरतला स्थित उज्जैनता पैलेस को स्टेट म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। इस महल को शाही परिवार से खरीदा गया था। इस संग्रहालय में यूरोपीय शैली में बनाया गया एक बगीचा है, जिसमें कृत्रिम झीलें, संगीत में फव्वारे भी हैं। प्रधानमंत्री 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट में शामिल होंगे। ये क्वाड लीडर्स के बीच चौथा पारस्परिक संवाद होगा। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र और परस्पर हित के दूसरे विश्व मुद्दों पर विचार साझा करने का एक अच्छा अवसर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान जाएंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। With the US, Prime Minister will have a bilateral meeting with the US President on 24th May. The meeting will mark a continuation of the regular dialogue, having interacted most recently in virtual mode on 11th of April this year. The two leaders are expected to review the India-US strategic partnership and follow up on discussions held during Prime Minister's bilateral meeting with President Biden last September. They will also exchange views on regional and global developments of shared interest. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 कैरेबियाई देशों की यात्रा के अपने दूसरे चरण में सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस पहुंचे हैं। रामनाथ कोविंद के अर्गिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री राल्फ गोंजाल्वेस और गवर्नर जनरल डेम सुसान डोगन ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की पहली यात्रा है। भारत ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता जताई है और सबसे अधिक प्रभावित लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन विषय पर मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष का असर विकासशील देशों पर पड़ा है। इस कारण ऊर्जा और जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने के साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हुई है। The situation is therefore severe and cannot be neglected. We all need to work collectively together to alleviate the sufferings of the most affected. The food security challenges emanating inter alia from Ukraine conflict require us to respond creatively. देश दुनिया में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी की पहचान पहले से ही है, लेकिन अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित एससीओ देशों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों की बैठक में प्रस्ताव को अपनाया गया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाराणसी को यह अनूठा सम्मान देने के लिए सभी एससीओ देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम काशी को ज्ञान के केंद्र के रूप में स्वीकार करता है। ये इस प्राचीन की आध्यात्मिक विरासत की मान्यता का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वाराणसी में कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिसमें रामायण मेला, पतंग उत्सव और व्यापक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हैं। बात मौसम से जुड़ी कुछ खबरों की। केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने 12 जिलों में पूरे दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण की वजह से इस दक्षिणी राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिन तक भारी और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक में बारिश आज भी जारी रही। भारी बारिश की वजह से यहां हालात गंभीर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कुछ इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा भी लिया है। वहीं देश का पूर्वोत्तर राज्य असम इस समय बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ और बारिश से हालात को देखते हुए कई जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को शुक्रवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। असम में करीब 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से 3 मंडलों के 147 गांव इस समय पानी में डूबे हुए हैं। सड़क संपर्क टूटने से कई इलाके कट गए हैं। बाढ़ और बारिश के बीच लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। सेना और एनडीआरएफ के जवान अलग अलग क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में जुटे हुए हैं।
वैश्विक बाजारों में गिरावट का असर स्थानीय बाजार पर भी देखने को मिला है। बीएसई 1400 अंक से अधिक टूटा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 2.60% से अधिक के नुकसान में रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स 1416.30 अंक यानी 2.61% का गोता लगाकर 52,992.23 अंक पर आ गया। निफ्टी भी 430.90 अंक यानी 2.65% की बड़ी गिरावट के साथ 15,809.40 अंक पर बंद हुआ। एशिया के दूसरे बाजारों में चीन के शंघाई को छोड़कर हांगकांग का हैंग सेंग, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निकी गिरावट में रहा है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से दूतावास में पंजीकरण कराने के लिए कहा है। उच्चायोग ने परामर्श जारी करते हुए पंजीकरण के लिए वेबसाइट और फोन नंबर भी जारी किए हैं। श्रीलंका में सरकार विरोधी और सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों को लेकर श्रीलंका पुलिस ने सत्तारूढ़ एसएलपीपी संसदीय समूह के 3 पूर्व मंत्रियों से पूछताछ की है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने संसद को बताया कि सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का कोई आदेश रक्षा मंत्रालय को नहीं दिया गया था। श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों ने मशाल जलाकर देश में दशकों तक चले गृह युद्ध के अंतिम चरण में मारे गए तमिल नागरिकों समेत हजारों लोगों को याद करते हुए प्रार्थना भी की। रूस और यूक्रेन युद्ध को 3 महीने होने को है, लेकिन अब तक युद्ध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इधर यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों और रूस के बीच मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। रूस ने कहा है कि मारियोपोल से यूक्रेन के और लड़ाकों ने आत्मसमर्पण किया है। अब तक इस संयंत्र से निकले लड़ाकों की कुल संख्या 1730 हो गई है। इस बीच रूस ने एक ही दिन में 3 देशों के राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है। फ्रांस के राजनयिकों के निष्कासन के बाद रूस ने इटली और स्पेन के राजनयिकों को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरों के साथ, जहां भारतीय कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।